नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जनवाइस की कहानियों के सत्र में, जहां हम हर बार कुछ अलग अलग कहानियां लेके आते हैं, कुछ दिलचस्प कहानियां लेके आते हैं जो अलग अलग विधाओं से संबंधित होती हैं, अलग अलग लोगों के जीवन के ऊपर से संबंधित होती हैं। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हैप्पी एंडिंग होती है, कभी सैड एंडिंग होती है। ऐसी बहुत सी कहानियां लेकर के हम आते हैं। कभी हम पौराणिक कहानियां पढ़ते हैं, कभी हम और बहुत अलग तरह की कहानियां पढ़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इतने दिन से रेगुलर आ रहे हैं उन सबका बहुत स्वागत है। जो लोग आज पहली बार आए हैं, आपका भी शैली की तरफ से जनवाइस के इस कहानियों के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, जैसे कुछ मैसेजेस आए हैं मेरे पास। हाँ, मैं आ गई रजनी जी, बहुत स्वागत है रजनी जी आपका, वेलकम वेलकम। तो आज हम शुरू करते हैं फिर से पौराणिक कहानियों से, हमेशा की तरह जैसे पौराणिक कहानियों से शुरू करते हैं। तो आज क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो मेरा मन किया मैं सावन के सोमवार की व्रत कथा लेकर के आऊं। आई नो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो रेगुलरली उसको पढ़ते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं या जो ऐसे हैं जो व्रत नहीं करते या कथा नहीं पढ़ते, उनके लिए एक नया अनुभव होगा। जो लोग जानते हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं जानना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप एक काम दिखा के या कैसे भी बता सकते हैं। अ, ठीक है सुषमा जी, थैंक यू, वेलकम सुषमा जी। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुराने समय के किसी एक नगर से, जहाँ पे एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। और वो इतना धनी था कि उसका बहुत दूर दूर तक व्यापार ना फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। और इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वो जो व्यापारी था वो सुखी नहीं था, वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी क्या करता था, प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देकर देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। जैसे कि हमेशा ऐसा होता है कि पार्वती जी बड़ी ही दयालु प्रवृत्ति की हैं, तो वो हमेशा जब भी किसी को ऐसे तपस्या करती देखती थी, तो एक तरह से सिफारिश सी करती थी अपने पति से, शिव जी से, कि आप उसकी इच्छा को पूरा करिए। तो भगवान शिव ने बोला कि इस संसार में, थोड़े भगवान शिव थोड़े से प्रैक्टिकल थे, उन्होंने बोला कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। तो जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि अगर ये इतना धनी है और इसके बावजूद इसको कोई पुत्र नहीं है, तो ये इसके कर्मों का ही फल है। तो अगर इसके कर्मों के फल में ये लिखा होगा कि उसका पुत्र होना चाहिए तो हो जाएगा। लेकिन अब माँ पार्वती थोड़ा सा अक्सर स्त्री हट में आ जाती थी, और बहुत समझाने के बाद भी मानी नहीं। और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति के लिए वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अब अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले कि आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु अब क्योंकि उसके कर्मों के बियॉन्ड था, जो उसके कर्म फल से आगे की बात थी ये, तो उन्होंने कहा कि एक समय के बाद मेरा वश नहीं रहेगा, इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो भी डिमांड कर रही हैं वो उसके प्रारब्ध से ज्यादा है। अब उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बहुत क्लियरली उनको बता दी। अब भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था।
जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजा विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी तो होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। तो उसने बहुत दिमाग लगाया। उसने कहा कि विवाह के वक्त मैं इसको बिठा देता हूँ और बाद में अपने अपने विदा करा के ले जाऊंगा, मेरे बेटे की ये पत्नी बन जाएगी। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी अब बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। वो भी राजकुमारी थी, ऐसे कैसे काने के साथ चली जाए। राजा ने जब ये सारी बातें सुनी तो राजकुमारी को वापस महल में बुला लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को भी वह रात को वह अपने शयन कक्ष में गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। अब मामा को तो वरदान का पता नहीं था ना। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर से समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि यह वही उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। अब माता पार्वती इतनी दयालु थी कि उनके मन में ऐसा होता था कि वो किस तरीके से सबके दुखों को दूर कर ले। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। अब शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उनकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन तक भी खबर पहुंच चुकी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। 16 वर्ष हो चुके थे, 16वां जन्मदिन हो चुका था। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा।
अपने बेटे का विवाह सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। तो कहानी के अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिव्रत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये एक बढ़िया बात हमें समझ में आई कि भगवान को खुश करने के लिए कोई ना कोई तो मस्का लगाना ही पड़ता है। तो भगवान को जो वाला मस्का पसंद हो ना, उनसे पूछ करके हमें वही लगाना चाहिए। तो अगर शिव जी को पसंद है सोमवार का व्रत रखने वाले लोग, और वो उनकी, अच्छा असली बात ये है कि अगर वो उनकी तपस्या या उनके इस चीज को देखते हैं कि कितने वो नियम से अपनी सच्चाइयों का पालन करते हैं, सत्कर्मों का पालन करते हैं, तो ऐसे ही उनको वरदान भी मिलते रहते हैं। तो ये एक खूबसूरत सी छोटी सी बात थी। अच्छा, इसी के साथ शैलेन जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम जरूर सुनेंगे। एनपी सर, आज आपको लेट हो गया। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? जी बढ़िया। ये मैम कहानी राइटर मैम सर, ये ना बेसिकली व्रत कथाएं होती हैं, तो इसमें बेसिकली गोस्ट राइटर्स होते हैं। राइटर्स का नाम ऐसी पौराणिक कहानियों में नहीं लिखा होता है जनरली। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर कहानी के राइटर का नाम लेके आऊं, लेकिन ये जो पौराणिक कहानियां होती है ना, जो किसी शास्त्र से निकली होती है या किसी पुराण से निकली होती है, तो उसमें फिर राइटर का नाम लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा था कि इसमें जैसे लैंग्वेज यूज की गई वो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। जैसे उन्होंने काने वर्ड का बार बार यूज किया है, तो उसको एक आंख वाला इस तरह के, तो जो लोग इस तरह से जैसे अंधा, लूला, लंगड़ा, इस तरह से वर्ड जो यूज होते हैं, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। कई बार हमारी आरतियों में भी होता है कि बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। ये वर्ड्स आजकल तो बिल्कुल हटा दिए गए हैं, लेकिन कहीं मैंने सुना था, ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि पुत्र शब्द क्यों कहते हैं, पुत्री क्यों नहीं कहते। तो मेरे ख्याल से बहुत ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है ना, ये चीजें। तो वेरी ट्रू। कोई भी अभी आजकल तो हम ऐसे लोगों को स्पेशली एबल्ड कहते हैं, और पहले बड़ा क्लियरली लिख दिया जाता था। तो हाँ, ये राइटर गोस्ट राइटर्स है सर। अब कहीं से उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, जो लिखा है उसको मॉडिफाई करके। आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट एंड आई मस्ट डू इट। जी, थैंक यू फॉर द सजेशन सर। जी, पुनरावृत्ति हो गई इस कहानी की, हमारी सुनी हुई थी। हाँ जी। और शैलेंद्र भैया, आप सप्तवार की कथा देखिएगा ना, तो उसमें आ जाएगी सब कहानियां। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आई एम आल्सो वन आइड, दैट्स व्हाई आई फेल्ट बैड। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल 100% समझ रही हूँ सर। एंड दिस इज, मतलब अगर किसी भी भाषा से आपको थोड़ा सा भी हर्ट हुआ है तो आई एम रियली सॉरी फ्रॉम। नहीं, जस्ट करेक्ट यू। हाँ, आई विल डेफिनेटली, आई टेक केयर। कभी कभी हम फ्लो में पढ़ते जाते हैं ना, अब इतने सारे वर्ड्स होते हैं तो उस समय ध्यान नहीं आता। बट हाँ, ये बात सही है कि किसी को भी कहीं ना कहीं चुभती है बातें। जी। तो इसी के साथ एक दूसरी कहानी लेकर के आते हैं हम। कहानी है बदलते हुए मौसम। कहानी का नाम है रंग बदलते मौसम, और कहानी के राइटर है सुभाष नीरव जी। ये क्योंकि नई कहानी है तो ये राइटर है सुभाष नीरव। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बड़ी दिलचस्प सी ये कहानी है। होता क्या है कि इसमें जो वो है मेन कैरेक्टर है, नायक है, उसके तरीके से कहानी लिखी जा रही है। वो मैं करके बताता है कहानी को। तो कहते हैं कि पिछले कई दिनों से सॉरी, दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज मौसम अचानक खुशनुमा हो उठा था। प्रातः से ही रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। धूप का कहीं नामो निशान नहीं था। मैं बहुत खुश था। सुहावना और खुशनुमा मौसम मेरी इस खुशी का एक छोटा सा कारण तो था, लेकिन बड़ा और असली कारण कुछ और था। आज रंजना दिल्ली आ रही थी और मुझे पुरानी, जी रजनी जी, देखिए रजनी रंजना आपका नाम है, इसमें हीरोइन का नाम भी रंजना है।
आज रंजना दिल्ली आ रही थी और मुझे उसी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने जाना था। इस खुशगवार मौसम में रंजना के साथ की कल्पना ने मुझे भीतर तक रोमांचित किया था। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद मैं स्टेशन पर समय से पहले पहुंच गया था। रंजना देहरादून से जिस गाड़ी से आ रही थी, वह अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देर से चल रही थी। गाड़ी का लेट होना मेरे अंदर खींच पैदा कर रहा था, लेकिन रंजना की यादों ने इस 40-45 मिनट के अंतराल का एहसास ही नहीं होने दिया। परसों जब दफ्तर में रंजना का फोन आया, तो सिर से पांव तक मेरे शरीर में खुशी और आनंद की मिली-जुली एक लहर दौड़ गई थी। फोन पर उसने बताया था कि वह इस रविवार को मसूरी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रही है और उसे उसी दिन शाम 4 बजे की ट्रेन लेकर कानपुर जाना है। बीच का समय वह मेरे संग गुजारना चाहती थी। उसने पूछा था, क्या तुम आओगी स्टेशन पर? कैसी बातें करती हो रंजना, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, यह कैसे हो सकता है? मैं स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता खड़ा मिलूंगा। फोन पर रंजना से बात होने के बाद मैं जैसे हवा में उड़ने लगा था। बीच का एक दिन मुझसे काटना कठिन हो गया था। शनिवार की रात बिस्तर पर करवटें बदलते ही बीती। करीब 40 बरस पहले रंजना से, 40 नहीं, 4-1 बरस पहले, करीब 4-1 बरस पहले रंजना से मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। एक परीक्षा केंद्र पर हम दोनों एक नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा हॉल में हमारी सीटें साथ साथ थीं। पहले दिन सरसरी तौर पर हुई हमारी बातचीत बढ़कर यहाँ तक पहुंची कि पूरी परीक्षा के दौरान हम एक साथ रहे। एक साथ हमने चाय पी, दोपहर का खाना भी मिलकर खाया। वह दिल्ली में अपने किसी रिश्तेदार के घर में ठहरी हुई थी। तीसरे दिन जब हमारी परीक्षा खत्म हुई तो रंजना ने कहा था, मैं पेपर्स की थकान मिटाना चाहती हूँ, अब इसमें तुम मेरी मदद करो। पिछले 3 दिनों से परीक्षा के दौरान हम दिन भर साथ रहे थे। अब परीक्षा खत्म होने पर रंजना का साथ छूटने का दुख मुझे अंदर ही अंदर सता रहा था। मैंने रंजना की बात सुनकर कहा, वह कैसे? तो रंजना ने कहा, मैं अधिक दिल्ली नहीं घूमी हूँ, कल दिल्ली घूमना चाहती हूँ, परसों देहरादून लौट जाऊंगी। कहते हुए वह मेरे चेहरे की ओर कुछ पल देखती रही थी। मैं उसका आशय समझ गया। उसके प्रस्ताव पर मैं खुश था, लेकिन एक भय मेरे भीतर कुलबुलाने लगा था। बेकारी के दिन थे। घर से दिल्ली में आकर परीक्षा देने और यहाँ 3 दिन ठहरने लायक ही पैसों का इंतजाम करके आया था। मेरी जेब में बचे हुए पैसे मुझे रंजना के साथ पूरा दिन दिल्ली घूमने की इजाजत नहीं देते थे। तो मैंने बोला कि दिल्ली तो मैं भी पहली बार आया हूँ, इस परीक्षा के सिलसिले में घूमना तो चाहता हूँ, पर अब रंजना ने कहा, पर कुछ नहीं, कल हम दोनों दिल्ली घूमेंगे बस। रंजना ने जैसे अंतिम निर्णय सुना दिया। परीक्षा केंद्र इंडिया गेट के पास था। वह बोली, कल 9 बजे सुबह तुम मुझे यहीं मिलना। यूं तो मुझे परीक्षा समाप्त होते ही गांव के लिए लौट जाना था, पर रंजना की बात ने मुझे एक दिन और दिल्ली में रुकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं पहाड़गंज के एक छोटे से होटल में एक सस्ता सा कमरा लेकर ठहरा हुआ था। जेब में बचे हुए पैसों का मैंने हिसाब लगाया तो पाया कि कमरे का किराया देकर और वापसी की ट्रेन का किराया निकाल कर जो पैसे बचते हैं, उसमें रंजना को दिल्ली घुमाना कतई संभव नहीं था। बहुत देर तक मैं ऊहापोह में घिरा रहा था। गांव लौट जाऊं या फिर? रंजना की देह गंध मुझे खींच रही थी, मुझे रुकने को विवश कर रही थी, और जेब थी कि गांव लौट जाने को कह रही थी। फिर मैंने एक फैसला किया, रुक जाने का फैसला। इसके लिए मुझे गले में पतली पतली सी सोने की चेन और हाथ की घड़ी अपनी जेब कट जाने का बहाना बनाकर पहाड़गंज में बेचनी पड़ी थी। अगले दिन मैं समय से निश्चित समय पर पहुंच गया। रंजना भी समय से आ गई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसका सूट उस पर खूब फब रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह और उमंग की एक तितली नाच रही थी। एकाएक मेरा ध्यान अपने कपड़ों की ओर चला गया।
मैं घर से 2 जोड़ी कपड़े लेकर ही चला था। मेरी पैंट कमीज और जूते साधारण से थे। मन में एक हीन भावना रह रहकर सिर उठा लेती थी। मेरे चेहरे को पढ़ते हुए रंजना ने कहा था, तुम कुछ मायूस से लगते हो। लगता है तुम्हें मेरे संग दिल्ली घूमना अच्छा नहीं लग रहा। नहीं रंजना, ऐसी बात नहीं। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला था। हम दोनों ने उस दिन इंडिया गेट, पुराना किला, चिड़ियाघर, कुतुब मीनार की सैर की। दोपहर में एक ढाबे पर भोजन किया। सारे समय हंसती खिलखिलाती रंजना का साथ मुझे अच्छा लगता रहा था। साल भर बाद इंटरव्यू के सिलसिले में हम फिर मिले थे। हमने फिर पूरा एक दिन दिल्ली की सड़कें नापी थी। इसी दौरान रंजना ने बताया कि उसके बड़े भाई यहाँ दिल्ली में एक्साइज विभाग में डेपुटेशन पर आने वाले हैं। उसने मुझे उनका पता देते हुए कहा था कि मैं उनसे अवश्य मिलूं। कुछ महीने बाद मुझे दिल्ली में भारत सरकार के एक मंत्रालय में नौकरी मिल गई। मैं रंजना के बड़े भाई साहब से उनके ऑफिस में जाकर मिला था। वह बड़ी गर्मजोशी में मुझसे मिले थे। उनसे ही पता चला कि नौकरी की ऑफर तो रंजना को भी आई थी, पर इस दौरान देहरादून के केंद्रीय विद्यालय में बतौर अध्यापक नियुक्ति हो जाने के कारण उसने दिल्ली की नौकरी छोड़ दी। मैं उसे अपने ऑफिस का फोन नंबर देकर लौट आया था। मुझे रंजना का दिल्ली में नौकरी ना करना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि रंजना से मेरी मुलाकात अवश्य होगी। लेकिन रंजना के बड़े भाई साहब कुछ समय बाद दिल्ली से चंडीगढ़ चले गए और मेरे मन की चाहत मेरे मन में ही रह गई। ट्रेन शोर मचाती हुई प्लेटफॉर्म पर लगी तो मैं अपनी यादों के समंदर से बाहर निकला। रंजना ने मुझे प्लेटफॉर्म पर खड़ा देख लिया था। ट्रेन से उतरकर वह मेरी ओर बढ़ी। आज वह पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। सेहत भी उसकी अच्छी हो गई थी। सामान के नाम पर उसके पास एक बड़ी सी अटैची थी और कंधे पर लटकता एक छोटा सा काला बैग। उसने कुली को आवाज दी। मैंने कहा, कुली की क्या जरूरत है? तेरे पास एक ही तो अटैची है, मैं उठा लूंगा। और मैंने अटैची पकड़ ली थी। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए रंजना ने कहा, मनीष, मेरे पास 4-5 घंटों का समय है। कानपुर जाने वाली ट्रेन शाम 4-5 बजे तक आती है। मैंने उसमें रिजर्वेशन करा रखा है। ऐसा करती हूँ, सामान मैं यहीं लॉकअप में रखवा देती हूँ और रिटायरिंग रूम में फ्रेश हो लेती हूँ। फिर हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। ठीक? मुझे भी रंजना का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। मैं जहां रह रहा था वह जगह स्टेशन से काफी दूर थी। वहां आने जाने में ही 2 घंटे बर्बाद हो जाने थे। रिटायरिंग रूम में फ्रेश होने के बाद रंजना ने अटैची को लॉकअप में रखवाया और फिर हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले। 11:15 बज रहे थे। मैंने पूछा, किधर चलोगी शॉपिंग के लिए? उसने कहा, करोल बाग चलते हैं। रंजना जैसे पहले से ही तय करके आई थी। मैंने एक ऑटो वाले से बात की और करोल बाग के लिए चल दिए। ऑटो में सटकर बैठी रंजना की देह गंध मुझे दीवाना बना रही थी। मैंने चुटकी ली। पहले से कुछ मोटी हो गई हो, टीचर की नौकरी लगता है रास आ गई है। उसने कहा, तुम्हें मैं मोटी नजर आ रही हूँ? रंजना ने आंखें तरेड़ते हुए मेरी ओर देखकर कहा। मैंने कहा, मोटी ना सही, पर सेहत अब पहले से अच्छी हो गई है और सुंदर भी हो गई हो। उसने कहा, अच्छा, पहले मैं सुंदर ना थी? मैंने कहा, मैंने ये कब कहा? उसने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें मेरी याद आती थी? हवा से चेहरे पर आए अपने बालों को हाथ से पीछे करते हुए रंजना ने पूछा। बहुत। मैं तो तुम्हें भूला ही नहीं। अच्छा। इस बार रंजना की मुस्कुराहट में उसके मोती जैसे दांतों का लश्कारा भी शामिल था। तुमने दिल्ली वाली नौकरी की ऑफर क्यों ठुकराई? यहाँ होती तो हम लोग रोज मिला करते। दरअसल मुझे दफ्तर की दिन भर की नौकरी से टीचर की नौकरी बहुत पसंद है। इसलिए जब अवसर मिला, वह भी केंद्रीय विद्यालय का, तो मैं उसे ठुकरा न सकी। तभी ऑटो वाले ने करोल बाग के एक बाजार में ऑटो रोक दिया। हम उतर गए। ऑटो वाले को रंजना पैसे देने लगी
तो मैंने रोक दिया। पैसे देकर हम दोनों बाजार में घूमने लगे। रंजना कई दुकानों के अंदर गई, सामान उलट पलट कर देखती रही, कीमतें पूछती रही, भाव बनाती रही। उसे देखकर मुझे लगा रंजना को शॉपिंग का अच्छा तजुर्बा हो जैसे। हमें बाजार में घूमते 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन रंजना ने अभी कुछ भी नहीं खरीदा था। मैंने पूछा, रंजना तुम्हें लेना क्या है? उसने मेरी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वह उसी दुकान में जा घुसी जहां हम सबसे पहले गए थे। वह कपड़ों की दुकान थी। काफी देर बाद उसने 2 रेडीमेड सूट खरीदे। पैसे देने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। थोड़ी नानुकुर के बाद वह मान गई। मैंने पैसे दिए और सूट वाले थैले को पकड़ लिया। फिर वह एक और दुकान में गई और तुरंत ही बाहर निकल आई। वह मुझे बाजू से पकड़कर खींचती हुई सी आगे बढ़ी और एक दूसरी दुकान में जा घुसी। उसने 2 साड़ियां पसंद करी। इस बार उसने अपना बटुआ भी नहीं खोला। साड़ियां कीमती थीं। मैंने पैसे अदा किए और दुकान से बाहर आ गए। बाहर निकलकर वह बोली, शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। फिर वह फुटपाथ पर लगी दुकानों पर झुमके, बालियां और नेल पॉलिश देखने लगी। पूरा बाजार घूम घूम कर उसने 2-4 चीजें खरीदी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 2 बजने वाले थे। उसने कहा, मनीष मुझे जूती खरीदनी है। रंजना के कहने पर मैं उसे जूतियों वाले बाजार में ले गया। थैले उठाए मैं उसके पीछे पीछे एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी दुकान घूमता रहा। रंजना के संग घूमना हालांकि मुझे अच्छा लग रहा था, पर मैं एकांत में बैठकर उसके साथ बातें भी करना चाहता था। रंजना को लेकर जो स्वप्न मैंने देखे थे उनके बारे में उसे बताना चाहता था। मैंने सोचा था रंजना 1-1.5 घंटा शॉपिंग करेगी, फिर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर लंच के साथ साथ कुछ बातें भी शेयर करेंगे। समय मिला तो किसी पार्क में भी बैठेंगे, पर मेरी यह इच्छा पूरी होती नजर नहीं आती थी। रंजना 3 बजे तक सैंडल ही पसंद करती रही। सैंडल लेकर जब हम सड़क पे आए तो उसे जैसे एकाएक कुछ याद आया। वह रुक कर बोली, मनीष एक चीज तो रह ही गई। क्या? सामान उठाए हुए मैंने पूछा। छोटा सा अटैची या बैग लेना था। मैं कुछ ना बोला, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे जोरों की भूख लगी थी। मैंने कहा, रंजना तुम्हें भूख नहीं लगी? कुछ खा लेते हैं कहीं बैठकर। उसने पहली बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा और समय देखकर हड़बड़ा उठी। नहीं नहीं मनीष, देर हो जाएगी। 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे की ट्रेन है। अब चलो यहाँ से। ऑटो कर जब हम स्टेशन पहुंचे 4 बजने में 10 मिनट बचे थे। उसने फटाफट लॉकअप रूम से अपना अटैची लिया। रंजना ने छोटा छोटा सामान अपने हाथों में ही ले लिया और बोली, जल्दी करो मनीष, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। सामान उठाए मैं रंजना के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरी सांस फूल रही थी। एक बार की मन हुआ कुली को बुला लो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने इस इरादे को रद्द करके मैं रंजना के पीछे पीछे चलता रहा। रंजना ने अपना कोच ढूंढा। यह एक 2 टियर डिब्बा था। मैंने उसका सारा सामान उसकी सीट के नीचे और उसकी सीट पर रखा। वह रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। ट्रेन छूटने में कुछ मिनट ही बाकी थे। मैं डिब्बे से नीचे उतरा और रंजना के लिए पानी की बोतल लेने दौड़ा। पानी की बोतल लेकर लौटा तो देखा प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक युवक खिड़की के पास बैठी रंजना से बातें कर रहा था। दोनों की पीठ मेरी ओर थी। मैं कुछ फासला बनाकर पीछे ही खड़ा हो गया। उन दोनों की बातें मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसने कहा, मुझे पहचाना? मैं राकेश का दोस्त कमल। राकेश जब आपके घर आपको देखने गया था, मैं उसके साथ था। ओह, आप? मैं लखनऊ जा रहा हूँ। पिछले डिब्बे में मेरी सीट है। मैंने आपको डिब्बे में चढ़ते देख लिया था। आप किधर जा रही हैं? कानपुर। कौन रहता है वहां?
मेरी मौसी का घर है कानपुर में, उनकी बेटी का विवाह है। मेरे घर वाले बाद में आएंगे, मैं कुछ पहले जा रही हूँ। वह कौन है जो आपके साथ आया है? वो तो बड़े साहब का कोई परिचित है, बड़े भाई साहब का कोई परिचित है, यही दिल्ली में ही नौकरी करता है। भाई साहब ने फोन कर दिया था, बेचारा सुबह से ही मेरे संग कुलियों की तरह घूम रहा है। मेरे अंदर जैसे कुछ कांच की तरह टूटा था। मैं तो अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने के सपने देख रहा था, और रंजना ने मुझे दोस्त के योग्य भी नहीं समझा। सिग्नल हो गया था, वह युवक अपने डिब्बे में चला गया था। मैंने आगे बढ़कर खिड़की से ही पानी की बोतल रंजना को थमाई और पूछा, कौन था? मेरे मंगेतर का दोस्त। रंजना ने मुस्कुराते हुए बताया ही था कि ट्रेन आगे सरकने लगी। आगे बढ़ती गाड़ी के साथ साथ मैं कुछ दूर तक दौड़ना चाहता था, पर ना जाने मेरे पैरों को क्या हो गया था। वे जैसे प्लेटफॉर्म से ही चिपक गए थे। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार पकड़ती गई। मेरे और रंजना के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा था। देखते देखते रंजना एक बिंदु में तब्दील होकर एकाएक गायब हो गई। मैं भारी कदमों से स्टेशन से बाहर निकला। मुझे बेहद गर्मी महसूस हुई। इस मौसम को न जाने अचानक क्या हो गया था। सवेरे तो अच्छा भला और खुशनुमा था, पर अब आग बरसा रहा था। क्या वाकई मौसम गर्म था, या मेरे अंदर जो आग मच रही थी यह उसका सेक था? तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। हाँ, ऐसी आकांक्षाएं ऐसी ही चली जाती हैं। सही बात है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अ, हमें लगता है कि सामने वाला भी हमें हमारे बारे में वही सोच रहा है जो हम उसके बारे में सोचते हैं, और बिना किसी कंफर्मेशन के हम अपने आप ही कोई सपने देख लेते हैं, अपने आप ही हम कुछ उम्मीद कर लेते हैं सामने वाले से। लेकिन कई बार रियलिटी बड़ी हार्श होती है। और पिछले 3-4 साल से जिस तरह से वो उसके बारे में सोच रहा था, रंजना उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उसके हाव भाव थे, जिस तरह से वो उसके साथ थी, उससे उसको एक फॉल्स होप, एक झूठा एक आश्वासन जरूर मिल रहा था कि शायद मुझे किसी तरह की कोई होप हो, किसी तरह की कोई उम्मीद हो इस रिश्ते से। तो अच्छी सी प्रैक्टिकल सी कहानी थी। किसी को कुछ कहना हो तो हैंड रेस करके हम बात कर सकते हैं, नहीं तो हम अपनी अगली कहानी की तरफ प्रस्थान करते हैं। हाँ, बट द गर्ल गिव रॉन्ग इम्प्रेशन। एक्चुअली सर कई बार ऐसा होता है, सही में मैंने मतलब बीइंग अ गर्ल मैं इस बात को एडमिट करूंगी कि बहुत बार लड़कियां अपने आचरण से इस तरह से सामने वाले को इम्प्रेशन दे देती हैं अपने व्यवहार से, कि सामने वाला अगर बहुत ज्यादा इधर उधर की नहीं सोचता, एक सिंपल आदमी होता है, तो उसके मन में ऐसे बात आने के चांसेस पूरे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर मन में ऐसे कोई भाव आए किसी के प्रति तो हमें एक बार ना साफ शब्दों में पूछ लेना चाहिए, उसके बाद आगे सपनों को बढ़ाना चाहिए। यू नेवर नो, दुनिया बदल रही है तेजी से। आजकल इंसान इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता दूसरों के प्रति। तो ये थोड़ी सी बात है। अच्छा, तो हम लोग आते हैं अभी सिंहासन बत्तीसी पे। सिंहासन बत्तीसी पे हमने अब तक देखा कि राजा भोज को जब राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिला अपने ही राज्य में एक किसान के यहाँ, तो उसने उसका जीर्णोद्धार कराया, बहुत से पैसे लगा के उसको नवीनीकरण किया उसका। और फिर उसके बाद जब वो बहुत पूजा पाठ के बाद उस पर आरूढ़ होने के लिए गया, तो एक एक करके 1, 2, 3, 4 अलग अलग पुतलियां आई, और उन चारों ने ये बोला कि आप अभी इस लायक नहीं है, क्योंकि इस राजगद्दी पे जो बैठता था, जो इसका असली हकदार था, वो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी था, दयालु था, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्च्यूज थे, क्वालिटीज थी, जो कि अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको इस राजगद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और राजा भोज भी इतने न्यायप्रिय थे कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जब तक मैं इस लायक नहीं बन जाता कि मैं इस गद्दी पे बैठने का सही अधिकारी हो सकूं, तब तक मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। तो अब 4 दिन बीत जाते हैं, 4 पुतलियों ने आके बोल दिया। तो 5वें दिन 5वीं पुतली आती है। 5वीं पुतली का नाम होता है लीलावती। तो 5वें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ही रहे थे कि 5वीं पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन,
क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हैं? अगर हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। मैं आपको कथा सुनाती हूँ परम दानवीर विक्रमादित्य की। अभी हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि हर बार एक से बढ़कर एक कहानी आ रही है विक्रमादित्य की दानवीरता की। तो अब देखते हैं कि ये पांचवी पुतली लीलावती क्या कहती है। तो बताती है, एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएंगे तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। विक्रम को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्रह्माणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उसके पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा न रही। उसे एक बारगी लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है। मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने के लिए चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गईं। सारे महल में एक महक फैली थी और सारा प्रकाशमान जो महल था वो प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी जी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी जी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब हो गए। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर भुतहा है, इसलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहां चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट आए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें। पर दान की हुई वस्तु को वे कैसे ग्रहण कर सकते थे? काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे तो लक्ष्मी जी फिर आई। जब लक्ष्मी जी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप अगर देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी चीज की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन वर्षा हुई है और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद
तुम सिंहासन के योग्य अपने आप को पाते हो? राजा भोज पुनः निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन राजा को रोका छठी पुतली रवि भामा ने। तो छठी पुतली के बारे में हम अपने अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये इतने दानवीर थे कि पता नहीं आजकल ऐसे राजा हो जाएं तो फिर हम तो पता नहीं क्या क्या मांग लें, लेकिन गलती से भी उसके मुंह से निकल गया कि काश ये मेरा होता, तो उन्होंने दान दे दिया पूरा अपने महल का। और उसने जब कहा, लक्ष्मी जी आई, उन्होंने कहा जो मांगो, तो उन्होंने अपने लिए ना मांग करके अपनी पूरी प्रजा के लिए मांग लिया। इसीलिए ना राजा विक्रमादित्य को इतना ज्यादा लोग आज भी जानते हैं, पहचानते हैं, उनके नाम का वर्णन होता है। खूबसूरत ही कहानी थी। सुनी हुई थी आप लोगों में से किसी ने ये कहानी? कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर कहे। और आप लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इंटरैक्टिव सा सेशन हो जाता है और कुछ नहीं। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, मेरे ख्याल से कोई 10 मिनट है। तो एक अभी यही ब्राह्मणी और ब्राह्मण की कहानी चल रही है, और मेरी आज की जो दूसरी कहानी है वो भी कुछ इसी तरह से है। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लेके आई हूँ। छोटी सी कहानी है, अच्छा सा संदेश देती है। इसको सुनते हैं हम लोग। कहानी का नाम है कौशल। कौशल। ये कहानी है पंडित बालक राम शास्त्री की। तो पंडित बालक राम शास्त्री की पत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी। एक माला वो सोने का पहनना चाहती थी, और सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है, क्योंकि इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाव की शरण लिया करते थे। कहते थे गहनों से कुछ लाभ नहीं है। एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहना रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाता रहता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पंडित जी की कटुक्तियां सुननी पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी ना कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा था। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं ना, उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मेरे लिए भी बनवा दो ना। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़ेगा, ऊपर से बदनामी सो अलग। माया ने कहा, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, पूरे 20 तोले का है। पंडित जी फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती है तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित जी, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठ बैठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो मारे डर के उठा ही नहीं जाएगा। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं,
खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहले पहले सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिरने पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं भी चोर का पता न था। एक पड़ोसी ने कहा, किसी जानकार आदमी का काम लगता है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया ने कहा, और कुछ तो नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी? पंडित, अब गहने पहनने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, यह अब जज्बी बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम ना मानी ना मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुन के ले जाते, मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। खूब मालूम है, 20 तोले का था। 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी, बगिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी? अब उसके लिए कोई चोरी थोड़ी ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। इन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख दिया? पति आएंगे ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर की तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगने की चीज भी ना देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेना, ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिन। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। ये अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांड कौन लेता? किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस से छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहां से कहां मैंने ये विपत्ति सर पर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहां तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा,
खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही होगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या, बदला से ही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, सॉरी, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ, सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? क्या 600 रुपए से ऊपर? माया ने कहा। पंडित जी ने कहा, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा। जो कौशल किया, एक पत्नी ही अब जानती है कि अपने पति से कोई चीज कैसे ली जाए। तो जब उन्होंने पंडिताइन ने कौशल करके, माया ने वो ले तो लिया, लेकिन उसके बदले में पंडित जी ने जो कुछ भी कार्यकलाप किए, जितने भी कार्य उन्होंने किए, वो उनके आत्म स्वातंत्र्य के विरुद्ध थे, क्योंकि वो अपना जीवन अपनी मर्जी से जीना चाहते थे और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनको वो करना पड़े जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो। लेकिन जब वो ऐसी ट्रिक में फंस गए और उनको लगा कि अब उनको किसी का उधार जो भी है वो चुकाना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने वो किया जो उनके पसंद से बाहर की चीज थी। खूबसूरत कहानी थी। ज्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास, हम थोड़ी सी वार्तालाप जरूर करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से करें, ऐसे बात नहीं होती है तो मजा नहीं आता। हाँ जी सुषमा जी, आज आप घर पे ही हैं? हाँ हाँ, मैं घर पे ही हूँ। बहुत मजा आया कहानी हाँ सुन के। जी। बड़ा उसको अकल ठिकाने लगा दी ब्राह्मणी ने। हाँ सही बात है, करना पड़ता है। आलसपना ही भगा दिया। कहते हैं ना, सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो बीवियों को पता होती है कि सीधी उंगली से हाँ, कैसे निकलवाना है तो निकलती है। ऐसी एक और कहानी सुनी थी इसी पर कि ना, वो हार नकली होता है। वो देने जाती है तो कहती है उसकी दोस्त कि रखो, ये तो हार तो ऐसे ही नकली था। तब वो बोलती है, अरे ऐसी थी ना एक कहानी। ये उनकी है, मैं बताती हूँ आपको। ये खलील जिब्रान जी की कहानी है। मैं इसको लेके आऊंगी नेक्स्ट टाइम। खलील जिब्रान जी की कहानी मैंने पढ़ी है और मैंने अपना जो मेरा चैनल है उस पर मैंने ये सुनाई भी है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ये कहानी लेकर के आऊंगी। हाँ, इसकी याद आ गई कहानी की। बिल्कुल उसी से मिलती सुनते जुलती सुनते। थी। हाँ, पूरी मिलती जुलती थी। जी जी, काफी हद ये नहीं पता था कि पत्नियां सीधा भी कर देती हैं आदमियों को। कोई कोई कर पाती है, सब लोग कहाँ कर पाते। हाँ, कोई कोई सही, ये भी सही कहा। रंजना बाकी जी तो आप बेचारी। कुछ, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके। नहीं नहीं वो रंजना जी, आप, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप कोशिश करें और अपने माइक्रोफोन को थोड़ा ऑन करके कुछ जरूर बोलें। रंजना जी इज अ वेरी गुड राइटर, वो खुद भी लिखती हैं कहानियां, कभी उनकी कहानी लेकर के आऊंगी। थोड़ा टेक्स्ट हैवी नहीं है तो उनको ये सब करना नहीं आता ज्यादा, म्यूट अनम्यूट करना। जयश्री जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैम, कहानी आज की बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, पहली बार ही मैंने सेशन अटेंड किया था आज। हाँ, करिए मैम, अच्छा लगेगा। तो बल्कि आप कहानी ये जो धार्मिक वाली स्टोरियां लेके आएंगे तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। जी मैम, हाँ मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि सबका अलग अलग एक पसंद होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा धार्मिक भी क्योंकि देखो, दूसरी जो जैसे फैमिलीज वगैरह की जैसी होती है ना, वो मौसमी मैडम लाते हैं वो। हाँ। तो लेकिन मैंने मैम बोला मैं कि मौसमी जी की कहानियों को ट्रैक नहीं कर पाऊंगी ना, कि वो हर बार कौन सी लाती है। वो थोड़ा मेरे लिए डबल काम हो जाएगा कि वो नहीं, वो लाती है तो आप धार्मिक वाली सुनाया करिए, हाँ, ऐसा बोलती। हाँ नहीं, ये आपका सजेशन तो अच्छा है मैम, लेकिन फिर मेरे पास चॉइसेस बहुत कम रह जाएंगी। और मेरी कहानी है ना बेसिकली, जैसे जो लोग पहले से आते हैं वो जानते हैं, मैं थोड़ा साहित्यिक जो पुराने राइटर्स हैं ना, उनकी कोशिश करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू जी मैम। रंजना जी, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, प्लीज कहिए कुछ। अनम्यूटेड तो आप हैं, लेकिन आप शायद, हाँ जी। महेंद्र जी, आज आप लेट से आए, अभी तो सेशन हमारा बंद होने को जा रहा है बिल्कुल। कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
I'm awesome, ma'am. Like actually, I was in a stop. This festival का season शुरू हुआ ना. Okay. So there is a stock. We have received the stock, and I'm checking each and every stock and getting it work pressure. numbering happening over इसलिए. Okay. Hmm. Wonderful. चलिए कोई So नहीं, I'm अभी really sorry. जी. I'm really sorry. I joined a bit late. No, that's okay. You don't have to be sorry. At least it's a working day, so everybody has to work. No, that's okay. Wonderful. At least you are here to show the face that matters. ओके ओके, तो चलिए फिर हम यहीं पे एंड करते हैं इसको। अच्छा लगा आप लोगों के साथ, और कल भी सेशन होगा। कल मेरे ख्याल से मौसमी जी का दिन में होता है ना, वो 12 बजे आती हैं, और मेरा शाम को। हाँ, तो इसलिए दोनों अलग अलग टाइम भी, मैं थोड़ा इवनिंग में ही फ्री हो पाती हूँ, तो इसलिए इवनिंग का रहता है। तो कल फिर मिलते हैं कहानियों के साथ, और मिलते रहे। कुछ और अगर स्पेशली किसी को कोई कहानी चाहिए होती है तो जरूर बताइएगा, कहानी को मैं लेकर। You said like you had told that there will be a kind of legal उस बारे क्या story? No, that's happening. That's happening once a week. Every week that's happening. Once a week, yeah. Okay. Like it's been 3 sessions now. I came with 2 different sessions, and last week I had a different one for RTI and Senior Citizen Act. Something if you want to know, I can bring up that also. Sure, definitely. Like I just wanted to know how to raise a complaint between the partners dispute. Okay. ठीक है. We'll discuss that.